हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपकी द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन की क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये क्लास हम रोज यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, एयरफोर्स इन सभी एग्जाम्स के लिए यूज करते हैं और इसमें द हिंदू एडिटोरियल में आने वाले द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को करते हैं और जिसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो करंट में चल रहे इश्यूज हैं वो क्या हैं। दोस्तों, आज की ये क्लास, जैसे कि ये क्लास रोज 5 बजे सुबह शुरू होती है और ये क्लास में हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल करेंगे जिसमें कि हमें 2-4 ही मिले हैं। देखिए, इसमें मैक्सिमम आर्टिकल तो आजकल राजनीति के ऊपर ही आज आए हुए हैं। ये आर्टिकल के कुछ पॉइंट्स हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, इसलिए हम करेंगे नहीं। ये किसके ऊपर है? ये असम राइफल और आईटीबीपी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स को अपने अंतर्गत करने को लेकर है। ठीक है दोस्तों, अब आ गया ये वाला। ठीक है, चलो हम चलते हैं आगे। यह है वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स हम कर लें। डिकोटोमी विरोधाभास, इनडिफेंसिबल असमर्थनीय, इवोक आह्वान, इवोक ना आवाहन, बुलाना, किसी को आवाहन करना। डेमीगॉड यक्ष, थिसैपियंस नाटकीय, स्वेड बह, कॉग्निसांट जानकार, क्रैम्प्ड तंग। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं कुछ इस तरीके से कि देखिए ये कानून किसके ऊपर है। देखिए, जो वेज एक्ट है, जो वेज क्या होती है? तनख्वाह होती है, सैलरी होती है। ठीक है दोस्तों, उसके ऊपर कानून बनाया गया है। वो कहते हैं कि लॉ जिससे ये एक्सपेक्ट किया गया, ये उम्मीद रखी गई कि एक आर्थिक और सोशल सामाजिक न्याय देगा। वो विल ओनली एक्सप्लॉइट वर्कर, जो अब लोग जिससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था ये आर्थिक और सामाजिक न्याय देगा, वो आगे भी अब एक्सप्लॉइट करता रहेगा, शोषण करता रहेगा। ठीक है दोस्तों, बात हो रही है वेजेस एक्ट की। तो यहाँ पे वो बात करते हैं कि बहुत सी उथल पुथल के चलते, जिसके अंतर्गत हेट वायलेंस की बात हो रही थी, आर्टिकल 370 की बात हो रही थी, या अयोध्या की बात हो रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनली खड़ी हुई और काम करने की बात की उन वर्किंग फोर्स के ऊपर। वर्क फोर्स का मतलब देखिए, जो लेबर होती है, जो काम करती है, ठीक है, उसके लिए एक बैकबोन बनाने के लिए। तो उसके लिए वो लेके आए लेबर कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019, लेबर कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 लेकर आए। ठीक है, वो कहते हैं अर्लियर इन द ईयर ड्यूरिंग द मॉनसून ऑफ पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ने ये सेलिब्रेट किया कि उन्होंने एक लॉ पास किया है जिसका 70 साल से वेट किया जा रहा था, जिसके अंतर्गत एक संवैधानिक अधिकार दिया जाए कम से कम गारंटीड मिनिमम वेज को, कि कम से कम तनख्वाह दी जाए। ठीक है, एक संवैधानिक अधिकार देने की उन्होंने बात कही। तो इसके ऊपर बात कहां आती है? आगे आती है स्टारवेशन वेजेस कंटिन्यू। अब देखिए, वो कहते हैं कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो ड्राफ्ट रूल को एक्ट में बदला जाएगा वो गेम चेंजर के रूप में आएंगे और अब की चल रही स्थिति को बदलेंगे, जिसके अंतर्गत वो कहते हैं कि बहुत सारे वर्कर्स और इनफॉर्मल सेक्टर में जुड़े वर्कर्स की बहुत बुरी स्थिति है। वो कहते हैं कि ये वर्कर्स वो हैं जो 93% टोटल वर्क फोर्स, जितने भी लोग काम करते हैं उनमें 93% आते हैं और साथ में कंट्रीब्यूट करते हैं 60% ऑफ जीडीपी का 60% हैड फाइनली बीन एक्नॉलेज्ड। यहाँ पे वो बात करते हैं कि देखिए, ये नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस में बहुत अच्छा काम निभाते हैं। वो कहते हैं बट इट वाज एलेक्ड, ये हर बार कहा जाता है कि दिस वुड रिवाइव द क्राइसिस ऑफ, ये इस मतलब जो ये अब कंट्रीब्यूशन देने की बात कर रहे हैं, जो ये कानून बनाने की बात कर रहे हैं कि ये कंट्रीब्यूट कर सकता है करंट इकोनॉमिक स्लो डाउन में। वो कहते हैं जैसे कि लॉ प्रपोज किया गया, इसमें क्या किया जाना था? इनकम इंक्रीज की जानी थी, इनकम कैपेसिटी और परचेजिंग पावर ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर। इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर मतलब जो अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होते, एक तो होता है सरकार के साथ रजिस्टर्ड, एक होता है नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पे वो बात करते हैं कि जो प्रपोज किया गया फ्रेमवर्क था जिसके अंतर्गत डिक्रीज करने जानी थी वेज, विल कंटिन्यू टू बी स्टार्विंग वेज इन इंडिया। यहाँ पे वो बात करते हैं, देखिए समझने की बात है कि एक जज द्वारा रप्ता कोष केस में 1991 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कॉन्सेप्ट दिया गया था केस में कि कम से कम इतना तो राइट होना चाहिए लिविंग वेज का कि व्यक्ति अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके।
लेकिन कह रहे हैं कि जो ड्राफ्ट रूल है वो इन चीज को मैच नहीं कर रहे, ऊपर से कहीं ना कहीं गलत ही हो रहा है लोगों के साथ। वो कहते हैं कि जो गारंटी होनी चाहिए, मतलब अभी चल क्या रहा है कि कम से कम 178 रुपए पर डे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट करेगा, जो कि होना नहीं चाहिए। लेकिन कहते हैं जो गवर्नमेंट है वो अभी वही कॉन्सेप्ट पर चल रही है, रोटी कपड़ा और मकान पर चल रही है। वो कहते हैं कि अगर कोई सोचे कि जो हालत वर्कर्स की पेश की गई है एक रिपोर्ट द्वारा, जिस रिपोर्ट का नाम है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, इसमें वर्कर्स की बहुत बुरी हालत के बारे में बताया गया है। इनमें बताया है कि जो गांव के एरिया में 83 रुपए पर डे के उनके पास होते हैं और शहर के एरिया में 134 रुपए ही होते हैं वर्कर्स के पास। तो यहां पे वो बात करते हैं कि फिगर शो हाउ वर्कर्स विल कंटिन्यू टू लिव, कि किस तरीके से वर्कर बहुत बुरे हालातों में रहेंगे। वो कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो फेयर वेज का है उसको किस तरीके से भेदा जाएगा, हमने यहाँ देख सकते हैं। वो कहते हैं डिस्पाइट, कहते हैं कम से कम मिनिमम वेज की जो लिमिट होनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, कम से कम इसमें न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, प्रोविजंस, ओल्ड एज, ये सब कवर किए जा सके। लेकिन वो कहते हैं कि फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया में होना चाहिए था। यहाँ पे वो कहते हैं कि जो दिल्ली और केरला इनके मुकाबले में कहीं आगे हैं। दिल्ली में मिनिमम वेज 14,884 है और केरला में 600 है। ठीक है दोस्तों, मतलब दिल्ली की ये मंथ की है और 600 अ डे केरला की है। तो वह कहते हैं कि आर्केइक फ्रेमवर्क एज रिफॉर्म, दिखाया तो सुधार गया लेकिन बहुत बुरा ही काम हुआ अगर देखा जाए तो वर्कर्स के साथ। यहाँ पे एक नए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, फ्लोर वेज। फ्लोर वेज क्या है कि एक फ्लोर है, जमीन होती ना, इससे कम नहीं वेज इससे तनख्वाह कम नहीं हो सकती। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो फ्लोर वेज का कॉन्सेप्ट है जो ड्राफ्ट रूल में डाला गया, उसने कहीं ना कहीं इसकी जो गलत चीज है उसी को ही दर्शाया है। ठीक है दोस्तों, वो कहते हैं जहाँ पे भारत जैसी अंडर डेवलप्ड कंट्री है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों, उसमें लेबर को फोर्स किया जाता है स्टारवेशन वेज में। दुखद पूर्ण इंडिया में अभी भी वही स्थिति चल रही है। ज़्यादा लेबर होने की वजह से जो नौकरी देने वाले होते हैं वो बहुत बुरा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बात करते हैं इस सिचुएशन में दे कंटिन्यू टू बी ल्यूड टू वर्क एट देयर विल ऑन द मिनिमम वेजेस। तो यहाँ पे वो आगे बात करते हैं कि जो फ्लोर लेवल वेज होता है वो सिर्फ यही एनकरेज करेगा, एक्सप्लॉयटेशन ही इनकरेज करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रमोट करेगा फोर्स्ड लेबर, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर करवाया जाएगा। तो आगे वो बात करते हैं कि देखिए जो ह्यूज चिंता तो ये है कि लॉ के जो प्रोविजन है उसमें आर्बिट्रेरी डिडक्शन की बात की गई है। आर्बिट्रेरी डिडक्शन का मतलब अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 10,000 है, अगर उसकी परफॉर्मेंस कम है तो तब पैसे कट किए जा सकते हैं, कोई नुकसान कर दिया तब पैसे कट किए जा सकते हैं, कोई और भी के कारण। तो इसमें वो बात करते हैं कि इन ए कंट्री सच एज इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे एम्प्लॉयर अपने हायर सोशल स्टेटस के कारण, ड्यू टू देयर हायर सोशल स्टेटस, लगातार कॉन्टिन्यूली वो एक्सप्लॉइट होते रहते हैं। ठीक है, बार्गेनिंग पावर वैसे भी इन कंपनीज की ज़्यादा हो जाती है इन कानून के चलते, कहीं ना कहीं ये एक राइट हैंड ही मिल जाता है इनको काम करने का। हालांकि भारत इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो लेबर इंस्पेक्शन कन्वेंशन ऑफ 1947 है उन्होंने साइन कर रखी है और अपनी कंपनियों के अंतर्गत उनको आने का वर्क फ्री असेस दे रखा कि वर्क प्लेस से जाइए चेक करिए। इन प्रोविजंस को ध्यान में ना देते हुए जिसमें वर्कर्स की स्थिति को सुधारने की बात की जा रही है, जो ड्राफ्ट रूल ने यही प्रपोज किया है कि जो एड होक और अनक्लियर मैकेनिज्म बना दिया है इंस्पेक्शन स्कीम का। ठीक है, वो कहते हैं इसमें क्लैरिटी नहीं है, एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी है। ठीक है, डिमांड बेसिक वर्क राइट इन द फियर ऑफ वेज डिसक्शन भी कहीं ना कहीं होता है। मतलब बहुत प्रॉब्लम है यार, कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि वर्कर्स के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा है, सोचेगा ही नहीं, तो ये बहुत बुरी बात है। अब देखो आप भी एक काम करने वाले हो, आपको अगर अच्छे सैलरी ना मिलेगी तो कितना बुरा लगेगा। ठीक है, आगे वो बात करते हैं कि दीज प्रोविजंस आर नॉट सरप्राइजिंग व्हेन वी कंसीडर द, वो कहते हैं ये जो प्रोविजन है इनको हम सरप्राइजिंग नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? अगर हम सरकार के काम करने का पिछले तरीके को ध्यान दें, अगर हम सरकार के काम करने के पिछले तरीके को ध्यान दें तो इन प्रोविजंस को हम नकारा नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने इस साल के स्टार्टिंग में जो इतने सारे कानून पास किए उसमें कहीं ना कहीं यही हुआ है।
हर किसी की राइट को, हर किसी के फेवर को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। जैसे इस आर्टिकल में वर्कर्स के फेवर्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, उनको कम से कम मिनिमम वेज का हक ना देकर। तो अगर मिनिमम वेज ना होगी, और ऊपर से इन्होंने डिडक्शन राइट भी दे दिया है एसोसिएशंस को, जिसके अंतर्गत वो क्या कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं अगर कोई नुकसान हो जाए, जैसे कि मैं बताया, अगर परफॉर्मेंस कम ना हो। और जो परफॉर्मेंस की अगर हम बात कर जाएं तो ये एक तरह की डिस्क्रिशनरी एलिमेंट आ जाता है। क्योंकि डिस्क्रिशनरी एलिमेंट इस हिसाब से कि ये व्यक्ति तय करेगा जिसने सैलरी देनी है कि कोई व्यक्ति अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है या नहीं। तो आगे उससे भी ज़्यादा जो दिल तोड़ने वाली बात तो ये आती है कि जो यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक न्याय देने की बात थी, कि बहुत देर से वेट की जा रही थी कि हाँ एक ऐसा कानून पास होगा और इनफॉर्मल सेक्टर के जो वर्कर्स हैं, जो कि भारत की वर्कफोर्स का 93% बनाते हैं और इंडिया की इकोनॉमी का बैकबोन तैयार करते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके एक्सप्लॉयटेटिव, जो कि शोषित सरकमस्टांसिस से, इन्वायरमेंट से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन इसमें भी ये करने से फेल रहा। वो कहते हैं कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो प्रतिनिधियों को हम चुनकर भेजते हैं चुनावी प्रक्रिया द्वारा, उन्होंने अपने जो एक फेयर वेज की जो बात की गई, क्योंकि अगर देखा जाए तो मिनिमम वेज की बात तो, अगर सही ढंग से लिविंग की बात तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में भी की गई है। इसको ध्यान में ना देकर, क्योंकि उन्होंने मॉरली, ये हमारे एक तरह के फंडामेंटल राइट्स ही हैं जिनको नैतिक रूप पर सरकार पर लागू किया गया है कि आप इन चीज़ों को ध्यान दिए, इस सबको नकार दिया गया है। और जो अपना एक प्रॉमिस था कि डिसेंट और फेयर वेज, वेज मतलब सैलरी, तनख्वाह देने की बात की थी, उसको कहीं ना कहीं से इस ड्राफ्ट रूल्स में फेल हुआ है। वो कहते हैं कि जो एस्पिरेशंस है कम से कम 50 करोड़ इनफॉर्मल वर्कर्स की, जो कि इंडिया में कर रहे हैं काम, उनकी वर्किंग पीपल की जो नेशनल एसेट है, क्योंकि ये एक तरह की नेशनल एसेट ही होती हैं, अगर ये लोग काम ना करें तो नेशन इन्हीं पर ही कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। तो बहुत बड़े नुकसान की बात है। तो कुल मिलाकर एंड में बात तो यही आती है कि इनके नेशंस की बात होनी चाहिए, लेकिन जैसे कि लेबर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनको भी अपना राइट बनता है। जैसे कि ये बात मैं बोल रहा हूँ, न्यूज़पेपर में तो नहीं लिखी है, लेकिन अगर देखा जाए तो कानून के अधिकार के अंतर्गत हमें लेबर ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की, एसोसिएशंस बनाने की आज़ादी होती है। अगर लेबर ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपना राइट रखने का अधिकार है, एकजुट मिलजुल कर ये अपने पॉइंट्स रखें कि किन किन तरीके से लेबर को फेवर किया जाए, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर दिया जाए, हो सकता है। देखिए अभी जिससे कि इस कानून को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाने की बात की गई है, हालांकि इसको अच्छे तरीके से माना नहीं गया है। जो शब्द लिखे गए हैं और जो काम किया गया है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। अगर इसको फंडामेंटल राइट्स में लागू कर दिया जाए तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स का गारंटर है, तो हम कुछ हासिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस यही क्लास थी। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पूर्ण में आने के लिए थैंक्स करता हूँ दोस्तों। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।